स्वर के भेद पढ़े, उसके विषय में जाने। अब हम लोग वर्ण के भेद में स्वर पढ़ चुके, अब दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन। कि व्यंजन क्या है? व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण जब भी होता है स्वर से मिलकर ही बनता है। जब तक स्वर नहीं मिलेगा वह पूर्ण रूप से व्यंजन वर्ण पूरा नहीं होगा, उस समय वो अधूरा ही रहता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं क का उच्चारण हम लोग करते हैं तो कहते हैं क, यानी क के अंत में क्या आया? अ, अर्थात क प्लस अ, क प्लस अ। अब इसको हम उच्चारण करेंगे क। अब क में ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए अ का कोई मात्रा ही नहीं होता। अ का कोई मात्रा नहीं होता। सारे व्यंजन वर्णों में अ छिपा रहता है, इसलिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। तो सारे व्यंजन यानी क से ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं सारे में स्वर, ये अ का स्वर जो है छिपा रहता है। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन को 4 भागों में बांट दिया जाता है। ये हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित भेद। निम्नलिखित भेद में है स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण, नासिक्य वर्ण। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आता है क से म तक। क से म तक का मतलब कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। अब आपका क वर्ग और प वर्ग क्या है? क वर्ग का मतलब कि क के वर्ग में, वर्ग मतलब क्लास, समूह, तो क के वर्ग में हमारे 5 अक्षर आते हैं क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में भी यहाँ 5 अक्षर, उसी तरह आते हैं त वर्ग में भी आते हैं, प वर्ग में भी आते हैं। तो ये रहा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये व्यंजन है। तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, अर्थात क से लेकर म तक जितने भी अक्षर आएंगे वो हमारे स्पर्श वर्ण में आएंगे। दूसरा है स्पर्श वर्ण में, जैसे स्पर्श का मतलब होता है किसी को छूना, यानी जीवा हमारे कहीं न कहीं मूर्धा तालु और दंत ओष्ठ ये सबको छूते रहती है, स्पर्श करती है, इसलिए ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है य, र, ल, व। अर्थात आप म तक पढ़ लिए, म के बाद य, र, ल, व आता है, तो य, र, ल, व ये अंतस्थ वर्ण हो गए। अब उसके आगे आपका आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में आता है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स, ह। ये 4 जो अक्षर हैं ये ऊष्म वर्ण में आते हैं। इसमें हमारी ऊर्जा इन वर्णों के उच्चारण में अधिक लगती है। चौथा है नासिक्य वर्ण। नासिक्य का मतलब कि जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होती है, तो नाक से यानी पंचम वर्ण। हर वर्ग के 5वां अक्षर, हर वर्ग के 5वां अक्षर नासिक्य होता है। जैसे अंग, इय, र, न, म, ये 5वां वर्ण है, ये नासिक्य वर्ण कहलाता है। हाँ, आगे देखिए, आगे है पंचम वर्ण का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। कहीं अनुस्वार से भी किया जाता है तो कहीं पंचम वर्ण लगाकर भी किया जाता है। आखिर कैसे पहचानेंगे हम कि यहाँ हम अनुस्वार की जगह अगर पंचम वर्ण लगाना हो तो कौन सा वर्ण लगाएं? पंचम वर्ण तो बहुत सारे हैं, अंग है, इय है, अड़ है, न है, म है, तो आखिर कौन सा हम पंचम वर्ण लगाएं?
तब यहाँ देखिए अंक, ये है आपका अंक, यहाँ अ पर अनुस्वार है। इसका नियम ये है कि अगर अनुस्वार के बाद जो स्पर्श वर्ण आता है, स्पर्श वर्ण मैं बता चुकी हूँ कि क से म तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, तो जिस वर्ग का स्पर्श वर्ण यहाँ आएगा वही आपका उसी का पाचन हम लगा देंगे अनुस्वार की जगह अंग और उसमें हलन, इसलिए कि स्वर नहीं रहेगा, तब यह आपका हो गया अंग। अब यहाँ आप न ड लगाएंगे, न ञ लगाएंगे, न लगाएंगे, न म, यहाँ केवल स्पेशल आपको क्या लगाना है अंग, क्योंकि ये क वर्ग का वर्ण है, क का प्रथम वर्ण है, इसलिए इसी का पंचम वर्ण अंग लगाएंगे। उसी तरह है मंच, मंच म पर अनुस्वार है आपका। अब अनुस्वार के बाद ये चवर्ग है, तो चवर्ग का अब अनुस्वार बदलेगा आपके चवर्ग के पंचम वर्ण में, तो चवर्ग का पंचम वर्ण होगा ञ, तो हम पंचम वर्ण यानी अनुस्वार का पंचम वर्ण बदलेंगे ञ और हो गया ये मंच, अर्थात स्पर्श वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। उसी तरह घंटी घ, अब अनुस्वार यानी यहाँ आपका टवर्ग है, टवर्ग का पंचम वर्ण होता है अड़, इसलिए यहाँ हो गया घंटी। इसी तरह यहाँ परंतु, परंतु आप यहाँ पर अनुस्वार देंगे, अब न लगाकर हम यहाँ परंतु बना देंगे, तो ये रहा है आपका पंचम वर्ण में बदलने का नियम। अब है संयुक्त व्यंजन। हम लोग क से म तक भी पढ़ लिए, य ल में भी पढ़ लिए। अब ह के बाद आता है छ त्र ज्ञ। ये तीन अक्षर जो हैं ये हमारे संयुक्त अक्षर हैं, यानी संयुक्त व्यंजन से ये बनते हैं। जैसे छ बनता है आपका प, श, अ मिलकर बना छ। नेक्स्ट त्र, त्र के लिए त, र प्लस अ मिलकर बना त्र। ज, य, अ मिलकर बना ज्ञ। यानी ये तीन दो इसमें व्यंजन है, दो व्यंजन मिलकर ये एक अक्षर बना है, इसलिए ये संयुक्त अक्षर कहलाता है। अब संयुक्ताक्षर कुछ और होते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग तो उसमें एक संयुक्त लगाया जाता है, यानी आधा होता है तो एक पूरा होता है। जैसे गुच्छा, गुच्छा यहाँ च आपका संयुक्त है और इधर छ यानी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। अब है र, र का प्रयोग हम लोग दो तरह से करते हैं, एक र होता है स्वर सहित और एक र होता है स्वर रहित। स्वर सहित का मतलब कि उसमें र में स्वर हो, स्वर रहित का मतलब कि उसमें स्वर न हो। अब देखिए जब र स्वर सहित होता है तब उस र में अ का उच्चारण होता है या कोई स्वर का उच्चारण होता है और इसमें लगाया जाता है। जैसे क, आपका यहाँ आधा है क, क्र, अब इसको हम बोल रहे हैं क्र, तो क आधा हुआ, फिर र, अब र के बाद हम रुक रहे हैं, यानी र में आया अ प्लस म प्लस अ, ये हुआ प र अ, यानी र में क्या आया अ, तो र हमारा अ सहित हुआ, यानी स्वर के साथ हुआ, इसलिए ये स्वर सहित हुआ। तब अब इसका उच्चारण हम करेंगे, क आपका आधा हुआ, र अ पूरा हुआ और म अ मिलकर म हुआ, तो इसका उच्चारण हम लोग करते हैं क्रम। क्रम, क को फास्ट बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, र में अ का उच्चारण करेंगे, म अ में भी म का उच्चारण करेंगे। अब रहा र स्वर रहित। र जो है स्वर रहित, यानी र में स्वर नहीं है, तो जब स्वर नहीं होता है उस समय हम र
र का प्रयोग रेफ द्वारा करते हैं। जैसे क प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ। यहाँ पर क मेरा पूरा है, यहाँ क हम लोग पूरा लिख दिए। र में कोई स्वर नहीं है, यानी स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर है ही नहीं, तो ये र हमारा आधा है। म और अ ये दोनों मिलकर ये भी म बना। अब जब स्वर रहित होता है वो र, यानी उसमें स्वर नहीं होता है, तब वह रेफ में बदल जाता है, इसलिए यह बना है कर्ण। इसको बोलेंगे क्रम, इसको बोलेंगे कर्ण। यानी हमारा र आधा है, इसलिए र का उच्चारण जल्दी करेंगे और इसको आगे वाले वर्ण पर रेफ का प्रयोग करेंगे। यानी इसको ये गुंडी लगाकर करते हैं, र बनाते हैं, और इसको रेफ डालकर करते हैं। ठीक है, अब आप इसी डेफिनेशन और परिभाषाओं के साथ जितना मैं लिखवाई हूँ सारे परिभाषा फेयर पे लिख लेंगे और फेयर पूरा कर लेंगे। पार्ट 2 का क्लास 5 और 6 दोनों क्लास। धन्यवाद।